हेलो दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान, उसकी अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में जानेंगे। टोटल कितनी अनुसूचियां होती है हमारी? 12 अनुसूचियों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रथम अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया? राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, तो यूनियन टेरिटरी उनका नाम होगा और उनकी सीमाएं। ये किस आर्टिकल में हम बात करते हैं? राज्य, उनका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 तथा 4 में हम इनकी बात कही गई है। दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल में क्या बात कही गई है? तो उससे सेकेंड अनुसूची जो है उसमें वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधानों के बारे में बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की, तो भारत में राष्ट्रपति होता है, उसका वेतन, उनके भत्ते, उनके पेंशन आदि के बारे में बात करेंगे। राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पेंशन और वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। महालेखा परीक्षक की बात हम किस आर्टिकल में करते हैं? 148 में। तो हम देखेंगे कि सेकंड अनुसूची में हमने जाना वेतन, भत्ते तथा पेंशन से संबंधित जुड़े प्रावधान, किसमें? सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में हम जानेंगे इसमें क्या होता है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं, जो भी पद अधिकारी होते हैं, उनके शपथों के बारे में हम जानेंगे। तो क्या होता है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण समय में ली जाने वाली शपथ, जो भी शपथ है, प्रतिज्ञानों के बारे में आज हम तीसरी अनुसूची में जानेंगे। जैसे संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किसकी बात करेंगे? हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बात करें। इन सभी की शपथ कौन, जैसे कि हम बात करें कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। उसके बाद हम बोलते हैं संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या उसकी शपथ कौन दिलाता है? इसके बारे में हमें किस अनुसूची के बारे में, कौन सी अनुसूची हमें इंफॉर्मेशन देती है? तो ये तीसरी अनुसूची हमें यह उल्लेख करती है। चौथी अनुसूची हम फोर्थ शेड्यूल में देखेंगे दोस्तों। फोर्थ शेड्यूल क्या है हमारा? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो हमें चौथी अनुसूची में क्या बताते हैं कि जो संघीय क्षेत्र है उनमें क्या होता है? स्थानों और का आवंटन। जैसे कि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो उसमें हम बात करेंगे उनका आवंटन कैसे किया जाता है। या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसमें क्या होता है, सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। इन सब बातों के बारे में हमें कौन सी अनुसूची बताती है? फोर्थ शेड्यूल बताता। अच्छा, हम आर्टिकल की बात करें तो चौथी अनुसूची में इनके प्रावधानों के लिए अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अगली हमारी अनुसूची है पांचवी अनुसूची हमें क्या बताती है? जो पांचवी अनुसूची है वो हमें बताती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो हमें पांचवी अनुसूची बताती है कि इनका नियंत्रण, इनके बारे में उल्लेख करती है पांचवी अनुसूची। अनुच्छेद किसके बाद, अनुच्छेद कौन सा आएगा इसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद आएगा हमारा 244। ठीक है, पांचवी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से शॉर्टकट जानेंगे ATM²। ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम एंड आपका मेघालय आएगा। अनुच्छेद 244 एवं 275 ये किससे? छठी अनुसूची के बारे में, प्रशासन के बारे में प्रावधान देती है हमारी छठी अनुसूची। कौन कौन से राज्यों में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची हमें क्या बताती है? सातवीं अनुसूची हमें संघ सूची और राज्य सूची तथा संवर्धित सूची में शामिल विषयों के मूल संविधान में प्रावधान करती है। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो सातवीं अनुसूची में जो संघ सूची थी उसमें कितने विषय थे? 97
उसके बाद राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। मगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे संघ सूची में अब 100 विषय हो गए हैं और राज्य सूची में 61, पहले 66 थे अब 61 हो गए, और समवर्ती सूची में पहले 47, अब कितने बचे हैं 52 समवर्ती सूची में विषयों के बारे में जिक्र किया गया है। देखो संघ सूची जो होती है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है संघ सूची के अंतर्गत, और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य की जो भी सरकार होगी केंद्र में, वो राज्य में वो क्या होती है कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में ये बोलते हैं कि संघ और राज्य, केंद्र और स्टेट दोनों मिलके बनाती है। मगर ये बोला जाता है ऐसा, अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून पास कर दिया तो जैसे ही केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया तो वैसे ही राज्य सूची में अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया तो वैसे ही वो खत्म हो जाता है और वो कौन सा लागू हो जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कानून लागू हो जाता है समवर्ती सूची में, ऐसा हमारा संविधान कहता है। ठीक है, तो आप समझ में गए होंगे कि 7वीं अनुसूची मोस्ट वैसे इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में हम क्या कहते हैं, 8वीं अनुसूची हमारे किस बारे में जानकारी देती है, तो 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं के बारे में। पहले जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, ओनली 14 भाषाएं थी। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया अनुच्छेद में, वैसे वैसे क्या हुआ हमारा, जैसे जैसे संविधान संशोधन होता गया वैसे वैसे भाषाएं बढ़ती गई। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो 22 भाषाएं। ठीक है, अगर शुरुआत की बात करें तो कितनी भाषाएं थी, 14। अब आगे कैसे ये भाषाएं बढ़ी, तो जब हमारा 1967 में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 1961 में जोड़ा गया। इसके बाद आगे हमारा, ठीक है, आगे हमारा आया 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसी प्रकार 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में। तो अब कितनी भाषाएं हो गई टोटल संविधान में, 22 भाषाएं जो कि मान्यता प्राप्त है। अब हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या होता है, यह 9वीं अनुसूची जो लाई गई थी वो पहले संविधान संशोधन जब हमारा हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जो कि जिसमें हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें हमने क्या देखा, इसमें कितने वर्तमान विषय हैं, तो 282 प्रविष्टियां हैं। और एक चीज है, सर्वोच्च न्यायालय में जो 9वीं अनुसूची है वो सर्वोच्च न्यायालय को क्या पावर देती है, 9वीं अनुसूची सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर देती है कि क्या देती है, सर्वोच्च न्यायालय में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले का निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियम आदि की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो अगर कोई भी कानून बन जाता है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत तो फिर हम उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। मगर ये जो संशोधन है, जनवरी 2007 में संविधान पीठ ने एक निर्णय लिया कि वो क्या कर सकते हैं, कानूनों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये कब, ये 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ में एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अगर मूल संविधान में, अगर मूल अधिकारों में कोई उल्लंघन होता है तो ये 9वीं अनुसूची में जो भी कानून पास किया गया उसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये केशवानंद भारती मामले में हमने क्या बोला था कि इसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते, मगर 11 अप्रैल 2007 के बाद ऐसा कानून बना दिया गया, न्यायिक कानून बना दिया गया कि अगर ये मूल अधिकारों में कोई उल्लंघन करते हैं 9वीं अनुसूची तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची हमारी किस चीज के बारे में बताती है, 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल कानून के बारे में बता दी है। तो इसके आधार पर हमने एक दल बदल विरोधी कानून भी बनाया था। कब बनाया था, ठीक है, ये 1985 द्वारा संशोधन के द्वारा दल विरोधी कानून बनाया गया था। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे दल बदल कानून कब लाया गया था, तो इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। किसको, 10वीं अनुसूची को
जो कि क्या होता है, दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया था। ठीक है, आगे हमारी 11वीं अनुसूची होती है। तो 11वीं अनुसूची जो होती है हमारी पंचायतों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? पंचायतों द्वारा पंचायतों की शक्तियों की जिम्मेदारी किसमें बताई गई है? 11वीं अनुसूची में। अब 11वीं अनुसूची में कितने विषय बताए गए पंचायतों से संबंधित? तो पंचायतों में इसमें 29 विषयों का जिक्र किया गया। अच्छा, ये 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है, ये कब लाई गई है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? 11वीं अनुसूची को। ठीक है, और किससे संबंधित है? पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करूं यहाँ पे आर्टिकल, तो अनुच्छेद 243G आर्टिकल, ये हमारा किसके बारे में बताता है? तो ये पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची हमारी जो है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों व जिम्मेदारियां बताई गई है। अच्छा, तो ये 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिकाओं को शक्ति देती है। इसमें कितने विषयों का जिक्र किया है? तो इसमें 18 विषयों का जिक्र किया। यह कब संशोधित की गई है? 12वीं अनुसूची कब लाई गई? तो ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992 में द्वारा जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। अच्छा, ये बात करते हैं कि 12वीं अनुसूची किस आर्टिकल के अंतर्गत या नगर पालिकाओं जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243W से संबंधित है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।